तो नमस्कार। आज हम लोग कक्षा 6 की जो विज्ञान है उसके नोट्स को पढ़ने वाले हैं। इसके पूर्व में हमने पाठ 1 जो है उसके नोट्स को पढ़ लिया था। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इसी चैनल की वीडियो में जाकर के चेक करेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा। पहले आप उसको देख लें। यदि उसको देख लिए हैं तो आगे का पाठ आज हम आरंभ कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दूसरा पाठ है भोजन के घटक। भोजन के कौन कौन से घटक हैं उसके बारे में बताते हैं। पोषक तत्व ये टॉपिक है। तो पोषक तत्व क्या है, पहला ये प्रश्न आ गया, पोषक तत्व क्या है। तो इसका उत्तर कहते हैं वे तत्व जो हमें वृद्धि और कार्य करने के लिए ऊर्जा देते हैं उन्हें क्या कहते हैं, पोषक तत्व कहते हैं। पोषक तत्व क्या है, जो हमें वृद्धि और कार्य करने की क्या देते हैं, ऊर्जा देते हैं। ठीक, वृद्धि और कार्य करने की क्या देते हैं, ऊर्जा। ठीक ना, तो यहाँ पर ये ऊर्जा देते हैं तो सब क्या कहे जाएंगे, पोषक तत्व कहे जाएंगे। ठीक, इसका मतलब वृद्धि और ऊर्जा को देने वाले क्या कहे जाते हैं, पोषक तत्व कहे जाते हैं। ओके, तो आइए आपको पोषक तत्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कहते पोषक तत्व किसे कहते हैं। अभी प्रश्न था पोषक तत्व क्या है, तो ये हमने जान लिया। वृद्धि और कार्य करने की जो ऊर्जा देते हैं वो पोषक तत्व हो गए। पोषक तत्व किसे कहते हैं, तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन और खनिज लवणों को क्या कहते हैं, पोषक तत्व कहते हैं। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन और खनिज लवण ये सारे क्या कहे जाएंगे, ये पोषक तत्व कहे जाएंगे। ओके, विटामिन का कार्य लिखो। अगला प्रश्न है, करें विटामिन का कार्य लिखो। तो विटामिन हमें रोगों से बचाते हैं और हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। तो भाई विटामिन का क्या कार्य है, हमारे शरीर की रक्षा करते हैं और हमें रोगों से बचाते हैं, ये विटामिन का कार्य है। अब कहते हैं प्रोटीन का कार्य लिखो। तो प्रोटीन शरीर के वृद्धि करने में मदद करते हैं और घायल ऊतकों के मरम्मत का कार्य करते हैं। जो विटामिन है वो क्या कर रहे थे, हमारे शरीर की रक्षा कर रहे थे और रोगों से हमको क्या करते थे, बचाते थे। लेकिन यहाँ पर प्रोटीन का क्या काम है, प्रोटीन कह रहे हैं कि शरीर में वृद्धि करने में मदद करते हैं और जो घायल ऊतक हैं उनकी मरम्मत करते हैं, प्रोटीन का काम है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। कहते हैं वसा और कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख कार्य क्या है। तो वसा और कार्बोहाइड्रेट हमें क्या करते हैं, ऊर्जा देते हैं। वसा और कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य क्या है, हमारे शरीर को क्या देते हैं, ये ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो ये इसका कार्य हो गया वसा और कार्बोहाइड्रेट का। कहते हैं कि प्रोटीन के 5 स्रोतों के नाम लिखिए। हमको जो प्रोटीन मिलता है तो कह रहे हैं कि उसके 5 स्रोत बताइए। तो प्रोटीन जो हमको मिलता है वो दाल से मिलता है, दूध से, अंडा से, मछली से और सोयाबीन आदि प्रमुख जो है इसके क्या है, स्रोत हैं प्रोटीन के। तो दाल से हमको क्या मिलती है, प्रोटीन मिलती है, दूध से प्रोटीन मिलती है, अंडा से प्रोटीन, मछली से प्रोटीन और सोयाबीन सहित अन्य भी बहुत सारे तत्व हैं जिनसे हमको क्या मिलती है, प्रोटीन मिलती है। एक जानकारी और दे दें आपको कि ये सारे वीडियो जो है यदि आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप इनको देखिए और कमेंट करिए। तो आगे भी हम इसी प्रकार के अन्य विषयों के भी नोट्स आपको उपलब्ध कराएंगे एनसीईआरटी के बेस पर। और हमारा विचार ये है कि एनसीईआरटी पढ़ सभी लेते हैं लेकिन उसका शार्ट नोट बनाने में थोड़ा सा कठिनाई होती है और ये क्विक रिवीजन के लिए अच्छा होता है कि आपने सारा पढ़ लिया है लेकिन उसका रिवीजन करना चाहते हैं बड़ी स्पीड के साथ, तो ये बहुत सहायक होता है। इस हिसाब से इसको जो है बनाया जा रहा है वीडियो को। तो यदि आपको लगे कि अभी और इस पे काम होना चाहिए और विषयों पर तो आप हमको कमेंट के माध्यम से सूचित करिएगा। संस्कृतम नाम से चैनल है, इसको सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए और जितने भी चिरपरिचित मित्र हैं उनको भी इस अध्ययन का लाभ प्रदान करवाइए। तो आइए देखते हैं आगे टॉपिक। विटामिन कितने प्रकार के होते हैं। तो विटामिन की बात करते हैं कि विटामिन के प्रकार। तो एक मिनट, स्लाइड चेंज हो गई। हाँ, विटामिन कितने प्रकार के, तो विटामिन बता रहे हैं विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। ओके, विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, तो विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से भाई, एक जल में घुलनशील है, एक वसा में घुलनशील है। एक जो है क्या होता है, जल में घुलनशील होता है और दूसरा क्या होता है, वसा में घुलनशील होता है। यदि आपने एनसीईआरटी पढ़ा होगा तो बहुत अच्छी जानकारी होगी, ये रिवीजन क्लास एक प्रकार से। तो जो जल में घुलनशील विटामिन हो कौन कौन से है, तो विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी, ये क्या है, ये जल में घुलनशील विटामिन है। और वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं, तो ए, ई और के, ए, ई और
ये किस में है, वसा में, ये वसा में घुलनशील है। और जल में आपका बी हो जाएगा, सी हो जाएगा और डी हो जाएगा, ये जल में हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से विटामिन जिसमें घुलनशील है उसकी प्रक्रिया है। अब आगे प्रश्न की बात करते हैं। कहते हैं कि रुक्षांश किसे कहते हैं, रुक्षांश किसे कहते हैं, तो फलों और सब्जियों के छिलकों में एक विशेष प्रकार का कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है जिसको क्या कहते हैं, रुक्षांश कहते हैं। जैसे कोई फल होता है तो उसके छिलके में एक विशेष प्रकार का जो है तत्व पाया जाता है, उसी को क्या कहते हैं, रुक्षांश कहते हैं। ठीक, उसके छिलके में फल के, सब्जी के, ये सब इसमें जो पाया जाने वाला एक विशेष प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है उसी को क्या कहते हैं, रुक्षांश कहते हैं। अब अगला प्रश्न है कि भोजन का कार्य क्या है, भोजन क्या कार्य करता है। तो भोजन हमें पोषक तत्व देते हैं, जब हम खाना खाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, पोषक तत्व मिलेगा, जिसमें हमें ऊर्जा और ताकत मिलती है। भोजन करने से हमको क्या प्राप्त होता है, ऊर्जा मिलती है और ताकत मिलती है। इससे हमारे शरीर की वृद्धि होती है, इसमें विभिन्न रोगों से ये हमें क्या करते हैं, बचाते हैं। जब हम खाना खाते हैं तो हमारा शरीर बढ़ता है और विभिन्न प्रकार के रोगों से हमको ये बचाता है भोजन। ठीक, अब अगला प्रश्न देखते हैं, हमें संतुलित आहार की आवश्यकता क्यों होती है। आखिरकार हम संतुलित आहार क्यों लें, तो इसका रीजन देते हैं कि संतुलित आहार हमें संतुलित मात्रा में ऊर्जा, ताकत और हमारे शरीर को वृद्धि देते हैं, हमें विभिन्न रोगों से बचाते हैं, ये हमारे शरीर को चुस्त और तंदुरुस्त रखते हैं। तो संतुलित आहार लेने के पीछे क्या है, हमको ऊर्जा मिलती है, वही ताकत मिलती है और हमारे शरीर में वृद्धि होती है और विभिन्न प्रकार के रोगों से ये हमको संतुलित आहार क्या करता है, बचाता है, हमारे शरीर में रोग नहीं हो पाता। ठीक है, और हमारे शरीर को क्या रहता है, चुस्त दुरुस्त रखता है। ठीक है ना, एकदम अंदर से हम अपने को तंदुरुस्त महसूस करते हैं यदि संतुलित आहार लेते हैं। यदि संतुलित आहार नहीं लेंगे तो अंदर से हमको कमजोरी लगेगी। ठीक है ना, हमारे शरीर में ताकत नहीं रहेगी, शरीर में वृद्धि नहीं होगी। तो ये सब कारण है संतुलित आहार से संबंधित। ठीक, अब कहते हैं तुम अपने भोजन में उपस्थित मांड स्टार्च की जांच कैसे करोगे। ठीक, तो हम भोजन के कुछ नमूने एक अच्छी सामग्री लेते हैं, इसमें 2 से 3 बूंदे आयोडीन विलेन की डालते हैं। यदि इसका रंग काला नीला हो जाता है तो ये दर्शाता है कि इसमें मांड स्टार्च उपस्थित है। अब ये कह रहे हैं कि ये मांड की जो है जांच करनी कि इसमें है कि नहीं, तो बताते हैं 2-3 बूंद आयोडीन विलेन की डालना है। तो यदि रंग काला और नीला हो जाए तो समझ लेना है कि उसमें जो है क्या है, मांड है, स्टार्च उपस्थित है। ओके, विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, उसकी बात करते हैं। तो विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, तो विटामिन निम्न प्रकार के होते हैं। पहला है विटामिन ए, दूसरा है विटामिन बी, ठीक, तीसरा है विटामिन सी, चौथा विटामिन डी, पांचवा विटामिन ई और छठवां है विटामिन के। तो इस प्रकार से हमको 6 विटामिन मिल गए, ए से लेकर के ई तक ये और प्लस एक के, तो ये 5 1 6। इस प्रकार से विटामिन 6 प्रकार के अभी यहाँ पर बता दिए गए हैं। अब देखिए और बताते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स क्या होता है। तो उसको कहते हैं एक विटामिनों के समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स क्या होता है, तो एक विटामिनों के समूह को क्या कहते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। ठीक, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स क्या है, तो एक विटामिनों का क्या है, एक समूह होता है। अब कहते हैं कौन सी विटामिन हमारे शरीर में सूर्य के प्रकाश में बनता है। मतलब सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन बनता है, तो विटामिन डी बनता है। जब सूर्य तो क्या होता है, यहाँ से विटामिन डी निकलता है। ओके, तो विटामिन डी निकलता है सूर्य के प्रकाश से, ये सभी को पता है। अब कहते हैं रुक्षांश या रेशेदार भोजन क्या होता है। रुक्षांश तो बताते हैं, रुक्षांश एक भोज्य रेशा है जो हमारे शरीर में मुख्यतः पादप उत्पादों से प्राप्त होता है। रुक्षांश की चर्चा हम इससे पूर्व में कर चुके हैं ना। अब कहते हैं कि रुक्षांश के मुख्य 5 स्रोतों के नाम लिखिए। तो सभी अनाज, दाल, आलू, ताज़ा फल, सब्जियां रुक्षांश के क्या होते हैं, मुख्य स्रोत होते हैं। रुक्षांश कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो सभी अनाज जितने होते हैं उसमें पाया जाता है, दाल में पाया जाता है, आलू में पाया जाता है, ताज़े फल में और सब्जियों में क्या होता है, इनमें रुक्षांश पाया जाता है। कहते हैं हमारे भोजन में रुक्षांश लेने के क्या फ़ायदे होते हैं। तो उसको बताते हैं हमारे भोजन में रुक्षांश लेने के निम्नलिखित फायदे होते हैं। क्या क्या, ये हमारे भोजन का आवश्यक घटक है। रुक्षांश क्या है, हमारे भोजन का आवश्यक घटक है। ये हमारे शरीर को अब अपाचित भोजन से छुटकारा दिलाता है। यह कब्ज हटाने में क्या करता है, मदद करता है। ओके, और क्या करता है भाई,
तो ये तीन चीज़ हमारे शरीर में क्या करता है, कब्ज हटाने में मदद करता है रुक्षांश। और एक बार और देखते हैं इसको। और ये हमारे शरीर में अपाचित भोजन से छुटकारा दिलाता है, हमारे भोजन का आवश्यक घटक है रुक्षांश। ओके, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। हमारे शरीर को जल की आवश्यकता क्यों होती है? हमारे शरीर को जल की आवश्यकता क्यों होती है? तो हमारे शरीर को जल की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि जल भोजन से पोषक तत्वों का अवशोषण करने में हमारे शरीर की मदद करता है। जो जल होता है, तो हमारा शरीर जब पोषण तत्व किसी भी तत्व से लेता है तो जल उसको अवशोषित करने में क्या करता है, मदद करता है। इसलिए हमारे शरीर को जल की आवश्यकता होती है। यह हमारे शरीर से दूषित पदार्थ जैसे पेशाब पसीना को बाहर निकालने में मदद करता है। एक तो पोषक तत्वों को अवशोषण करने में मदद करता है, और दूसरा क्या करता है, जैसे कोई हमारे शरीर की गंदगी है, पसीने के रूप में बाहर निकाल दिया, पेशाब के रूप में बाहर निकाल दिया, तो ये भी काम क्या करता है, जल ही करता है। अब कहते हैं संतुलित आहार किसे कहते हैं? तो वह आहार जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व रुक्षांश जल उचित मात्रा में हो, उसे संतुलित आहार कहते हैं। तो संतुलित आहार की परिभाषा क्या हो गई? जिसमें रुक्षांश, पोषक तत्व और उचित मात्रा में जल हो, इन तीनों की क्या हो, उसमें उपस्थित हो, तो उसी को क्या कहेंगे, संतुलित आहार कहेंगे। ओके, अब कहते हैं अभाव जनित रोग किसे कहते हैं? तो अभाव जनित रोग किसे कहते हैं? तो वे रोग जो लंबे समय से पोषक तत्वों की कमी के कारण होते हैं, अभाव जनित रोग कहलाते हैं। पोषक तत्वों की कमी के कारण लंबे समय से होने वाले रोग क्या कहते हैं? जब हमारे शरीर में लंबे समय से पोषक तत्वों की कमी होती है, तो उससे उत्पन्न होने वाले रोग क्या कहे जाएंगे? अभाव जनित रोग कहलाएंगे। ठीक, ऐसे रोग कौन कौन से हैं? ऐसे रोग हैं स्कर्वी, बेरी मैरास्मस और रतौंधी इत्यादि। ठीक है ना, ये पोषक तत्वों की लंबे समय से कमी होने के कारण ये रोग हमारे शरीर में पाए जाते हैं। ठीक, अगला प्रश्न, हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट मुख्यतः किस रूप में पाया जाता है? तो कहते हैं स्टार्च और शुगर के रूप में क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में पाया जाता है। किस रूप में? स्टार्च और शुगर के रूप में। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में स्टार्च और शुगर के रूप में पाया जाता है। ओके, अब कहते हैं प्रश्न में कि दो पोषक तत्वों के नाम बताइए जो हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो ऐसे दो पोषक तत्व हैं वसा और कार्बोहाइड्रेट। वसा और कार्बोहाइड्रेट हमें क्या करते हैं? ऊर्जा प्रदान करते हैं। वसा और कार्बोहाइड्रेट में से कौन सा पोषक तत्व हमें अधिक ऊर्जा देता है? तीन में से वसा जो है हमें ज़्यादा ऊर्जा देता है। ठीक, किस पोषक तत्व से भरपूर भोजन को शरीर निर्माण वाला भोजन कहा जाता है? किस पोषक तत्व से भरपूर भोजन को शरीर निर्माण वाला भोजन कहा जाता है? ठीक, स्लाइड चेंज करते हैं तो बताते हैं कि प्रोटीन युक्त जो भोजन होता है वह क्या कहा जाता है? भरपूर ऊर्जा से उत्प्रोत होता है। ठीक है, तो ठीक है ना, और हमारे शरीर नहीं, ये कहते हैं किस पोषक तत्व से भरपूर भोजन को शरीर निर्माण वाला भोजन कहा जाता है। मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन है कि शरीर निर्माण से संबंधित कौन सा भोजन है? तो प्रोटीन युक्त जो भोजन है वो शरीर निर्माण से संबंधित है। अब बात करते हैं कौन सा विटामिन भोजन पकाते समय आसानी से नष्ट हो जाता है? तो विटामिन सी भोजन को पकाते समय आसानी से नष्ट हो जाता है। कौन सा विटामिन भोजन पकाते समय आसानी से नष्ट होता है? तो विटामिन सी है। मोटापा क्या है भाई? तो वसा से भरपूर भोजन चर्बी से थुलथुले शारीरिक स्थिति का कारण होता है। इस स्थिति को क्या कहते हैं? मोटापा कहते हैं। ठीक है ना, तो जो वसा से, जिसमें वसा की मात्रा ज़्यादा रहती है, तो ऐसे भोजन से क्या है, शरीर में जो है थुलथुलापन आता है, शरीर में भारीपन आता है, तो उसे क्या कहेंगे? मोटापा कहते हैं। ठीक, यही मोटापा कहा जाता है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं भाई। तंतु से वस्त्र तक। अब अगला लेशन है तंतु से वस्त्र तक। मतलब तंतु होता है धागा, धागे से कपड़े बनाने तक की जो यात्रा है, इस पाठ में उसकी चर्चा की जाएगी। ठीक, तंतु से वस्त्र तक, मतलब कपड़ा कैसे बनता है, धागे से उसका कैसे निर्माण होता है, धागे को कैसा बनाया जाता है, उसके बारे में इस पाठ में हम पढ़ेंगे। तो कहते हैं तंतु एक प्रकार के रेशे होते हैं, मतलब धागे, जिससे तागे या धागे बनाए जाते हैं, जिससे तागे या धागे बनाए जाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक तंतु, पहला ये दो प्रकार के होंगे, मतलब धागे दो प्रकार के हो जाएंगे, एक प्राकृतिक हो जाएगा। तो पहला प्राकृतिक के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, जो तंतु
पादपों या जंतुओं से प्राप्त होते हैं उन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं। जैसे कपास, कपास हो गया आपका, और रुई हो गया है, जूट, रेशम, ऊन इत्यादि, ये सब क्या प्राकृतिक हो जाए, प्राकृतिक तंतु हो गए। जिससे जंतुओं से प्राप्त, ये तो हो गया आपका कपास इत्यादि, पेड़ पौधे से, रुई इत्यादि, जूट हैं। और जंतुओं से प्राप्त तंतु हो जाते हैं रेशम और ऊन, तो ये जंतुओं से प्राप्त होते हैं। कपास इत्यादि रुई जो है किससे प्राप्त होगी, पेड़ों से। और पादपों से प्राप्त तंतु रुई, कपास, जूट, पटसन आदि जो है, यहाँ पर देखिए अलग, यहाँ पर साथ ही दे दिया था कि कपास, रुई, जूट, रेशम और ऊन, और यहाँ पर दोनों को अलग कर दिया। जंतुओं से हमको क्या क्या प्राप्त होता है, तो हमको केवल रेशम और ऊन इत्यादि सब जो है जंतुओं से मिलता है, ये जंतुओं से हो गया। और पादपों से रुई, कपास, जूट, पटसन इत्यादि सब क्या मिलते हैं, पादपों से मतलब पेड़ पौधों से। अब देखिए पहला प्राकृतिक तंतु था, अब यहाँ पर दूसरे की बात करते हैं, संश्लेषित तंतु, संश्लेषित तंतु। तो रासायनिक पदार्थों से बनाए गए तंतुओं को संश्लेषित तंतु कहते हैं। ये तंतु ऐसे तंतु होते हैं जो रासायनिक पदार्थों से निर्मित किए जाते हैं, इसीलिए इनको संश्लेषित तंतु कहते हैं। जैसे पॉलिएस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक और रेयान, ये सारे क्या है, ये संश्लेषित तंतु के अंतर्गत आते हैं। नायलॉन इत्यादि, पॉलिएस्टर, ये सब संश्लेषित तंतु है। रेयान और एक्रिलिक। वस्त्र क्या है, तो वस्त्र तागे या धागे से बने वस्तु होते हैं। वस्त्र बनाने के लिए तंतुओं को तागों में परिवर्तित किया जाता है, फिर उनके वस्त्र बनाए जाते हैं। बहुत सारे धागे होते हैं और धागे धागे मिल करके क्या करते हैं, वस्त्र का निर्माण करते हैं। तो धागों से निर्मित एक वस्तु होती है, वस्त्र कहे जाते हैं। ठीक, कहते हैं पादप तंतु क्या है, पादप तंतु जो पौधों से पाए जाने वाले तंतु हैं उनके बारे में बताते हैं। तंतु दो प्रकार के हो गए ना, तंतु कौन कौन से दो प्रकार के बताए, तो पहला जो है प्राकृतिक, दूसरा संश्लेषित। अब प्राकृतिक में आ गए ये दो प्रकार के, एक पादप हो जाएंगे और एक जीवों से उत्पन्न हो जाएंगे, तो उसी की चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला आएगा रुई। तो रुई एक प्राकृतिक तंतु है जो हमें पौधों से प्राप्त होता है। इससे तेल के लैंपों के लिए क्या बनाई जाती हैं, बत्तियां बनाई जाती हैं। ओके, चलिए अब देखते हैं और क्या इसमें होता है। कपास की प्राप्ति, कपास की रुई कपास के फल से प्राप्त किया जाता है। कपास के फल परिपक्व होने के बाद कपास बालों से कपास हस्तचयन द्वारा प्राप्त किया जाता है। आप सभी ने देखा होगा कपास, जब कपास का फल पक जाता है तो उससे रुई निकलती है, वही बता रहे हैं। कपास ओटना, तो कपास के रुई से कपास के बीजों को कंगतन द्वारा पृथक या अलग किया जाता है, इस प्रक्रिया को कपास ओटना कहते हैं। कपास के उससे जब क्या किया जाता है, बीजों को अलग किया जाता है, काले काले उसके अंदर बीज रहते हैं ना, तो उसको अलग जब करते हैं तो कपास ओटना कहा जाता है उसको। ठीक है ना, बीजों को अलग करना, एकदम कपास के रुई को छांटना। पारंपरिक ढंग से कपास हाथों से उठी जाती थी, आजकल कपास ओटने के लिए मशीनों का उपयोग किया जाता है। ठीक है ना, कहते हैं कि पहले जब हमारे पास मशीन नहीं थी तो उस समय क्या है, हाथों से कपास को ओटा जाता था, मतलब उसको छीला जाता था। अब तो इसके लिए बहुत सारी हमारे पास मशीनरी आ चुकी है, इसलिए लोग क्या हो रहे हैं, अधिकतर बेरोजगार भी हो रहे हैं मशीनी के कारण से। लेकिन उसके दूसरे फायदे हैं, काम जल्दी हो जाता है। कहते हैं जूट, पटसन। अब देखिए प्राकृतिक तंतु में दूसरा क्या आ गया, जूट आ गया। तो पटसन तंतु को पटसन के तंतु से प्राप्त किया जाता है। इसकी खेती वर्षा ऋतु में की जाती है। ठीक है, पटसन की खेती या जूट की खेती कब होती है, वर्षा ऋतु में होती है। इसे भारत में प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार और असम में क्या होता है, उगाया जाता है। इसे पुष्पन अवस्था में काटते हैं, जब उसका पुष्प उगता है ना, उसी समय जो है इसको काटा जाता है। फसल कटाई के पश्चात इसके तनों को कुछ दिन तक जल में डुबो कर रखते हैं, जिससे इसके तने गल जाते हैं और तंतुओं को तने से आसानी से अलग कर लिया जाता है। ये इसकी प्रक्रिया है। वस्त्र बनाने के लिए तंतुओं को धागों में परिवर्तित किया जाता है, फिर उनके लिए क्या किया जाता है, वस्त्र बनाए जाते हैं। पहले उनको क्या करेंगे, धागों में बनाएंगे, धागे 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 बना लेंगे। जब बहुत सारे धागे हो जाएंगे तो फिर इनको बिन लिया जाएगा, और जब एकदम बिन लिया जाएगा तो क्या ये जब बन जाएगा, कपड़ा बन जाएगा, वस्त्र। ओके, अब कहते हैं कताई क्या है, कताई। ठीक है ना, देखिए कपड़ों से संबंधित सारी यहाँ पर जो चर्चाएं चल रही हैं, उसमें जितनी शब्दावली आएंगी, जितनी प्रक्रिया होगी, सब आ रही हैं धीरे धीरे। अब आएगी कताई। तो भाई रेशों से तागा बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, कताई कहते हैं। ठीक है ना, तो रेशे से
तागा बनाने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? कताई कही जाती है। कताई की प्रक्रिया, इस प्रक्रिया में रुई के एक पुंज गुच्छे से रेशों को खींचकर ऐंठते हैं। ऐसा करने से रेशे पास पास आ जाते हैं और तागा बन जाता है। ठीक है ना। क्या होती है कि रुई को क्या करते हैं, उसको खींचते हैं और खींच खींच के घुमा घुमा करके उसको पास पास आ जाते हैं रेशे, और उससे क्या बन जाता है? तागा बन जाता है। इसी तागा बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कताई कहते हैं। क्या तकली क्या है? कताई के लिए एक सरल युक्ति हस्त तत्वों का उपयोग किया जाता है, जिसे तकली कहते हैं। एक प्रकार का ये यंत्र आप कह सकते हैं, पहले प्रयोग किया जाता था, अब तो इसका जल्दी उपयोग नहीं दिखता है, मशीनें आ गई हैं। ठीक। हाथ से चलाई जाने वाली एक अन्य प्रचलित युक्ति जो कताई में उपयोग होता है, चरखा कहते हैं। ठीक है ना। चरखा जो गांधी जी चलाते थे हाथ से, और उससे कपड़े बनाए जाते थे। बड़े पैमाने पर कताई का कार्य मशीनों की सहायता से किया जाता है। कताई के पश्चात तागों का उपयोग वस्त्र बनाने में किया जाता है। ठीक। तो ये आपकी प्रक्रिया हो गई उसकी वस्त्र बनाने की। ये छूट गया था। तागे से वस्त्र बनाने की कई विधियां हैं। ठीक है ना। तो एक बुनाई है, तो तागे से दो सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बुनाई कहते हैं। ठीक है ना। तागा को व्यवस्थित रूप से एक प्रक्रिया के तहत बनाते हैं दो सेटों में, उसको क्या कहते हैं? बुनाई कहते हैं। बुनाई के लिए करघों का उपयोग किया जाता है। करघे दो प्रकार के होते हैं, एक हस्त प्रचलित और एक विद्युत प्रचलित। ये दो प्रकार के करघे बताए गए हैं। ठीक। बंधाई क्या है? अब देखिए, इसके पहले क्या था? बुनाई थी, अब दूसरा आ गया बंधाई। तो बंधाई वह प्रक्रिया जिसमें किसी एकल तागे का उपयोग वस्त्र के एक टुकड़े को बनाने में किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? बंधाई कहते हैं। तो पूछ सकता है कि वह प्रक्रिया जिसमें किसी एकल तागे का उपयोग वस्त्र के एक टुकड़े बनाने के लिए किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं? बंधाई कहते हैं इस प्रक्रिया को। ओके, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब अगला लेसन आ गया है आपका, अब इसको हम लोग देखने वाले हैं। इस पाठ का नाम है कचरा संग्रहण एवं निपटान। तो चलिए इसके भी नोट्स को पढ़ते हैं। कहते हैं भराव क्षेत्र किसे कहते हैं? भराव क्षेत्र क्या कहा जाता है? तो सफाई कर्मचारी कूड़ा एकत्र ट्रकों द्वारा निकाले खुले क्षेत्रों में जहाँ गहरे गड्ढे होते हैं ले जाते हैं, इन खुले क्षेत्रों को भराव क्षेत्र कहते हैं। कहते हैं कि ये जो साफ़ सफाई वाले होती हैं गाड़ियाँ, एक जगह कूड़े को इकट्ठा करते हैं ले जाते हैं, उसी क्षेत्र को क्या कहते हैं? भराव क्षेत्र कहते हैं। कंपोस्टिंग किसे कहते हैं भाई? तो कहते हैं रसोई घर के अपशिष्ट सहित पौधों एवं जंतु अवशिष्टों को खाद में परिवर्तित करना क्या कहता है? कंपोस्टिंग कहलाता है। ठीक है ना। पौधों एवं जंतुओं और रसोई घर के अवशिष्ट पदार्थों को किसमें? खाद में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कंपोस्टिंग कहलाती है। ठीक। हमें सूखी पत्तियां क्यों नहीं जलाना चाहिए, ये प्रश्न है। तो इसका रीजन बताइए क्यों नहीं जलाना चाहिए। तो कहते हैं सूखी पत्तियां और फसली पादपों के अवशिष्ट तथा भूसे जैसे अवशिष्टों को जलाने पर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक गैसें तथा धुआं उत्पन्न होता है। देखिए अभी पराली का मुद्दा चल रहा था, दिल्ली में बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो रहा था, हरियाणा और पंजाब की पराली चल रही थी, तो ये सब उसी से संबंधित है। जब सूखी पत्तियां जलती हैं, भूसा इत्यादि जलता है, तो उससे हानिकारक गैसें धुआं उत्पन्न होता है, जिससे लोगों को श्वास लेने में दिक्कत होती है। अब कहते हैं वर्मी कंपोस्टिंग या क्रीम कंपोस्टिंग किसे कहते हैं? तो बताते हैं लाल केंचुओं की सहायता से कंपोस्ट बनाने की इस विधि को क्या कहते हैं? वर्मिंग कंपोस्टिंग या क्रीम कंपोस्टिंग। जब हम लाल केंचुओं की सहायता लेकर के खाद का निर्माण करते हैं, कंपोस्ट बनाते हैं, तो उस कंपोस्ट को क्या कहते हैं? वर्मिंग कंपोस्टिंग या क्रीम कंपोस्टिंग कहलाती है। ठीक। अब कहते हैं लाल केंचुआ अपना भोजन कैसे तोड़ते हैं? लाल केंचुआ अपना भोजन को कैसे तोड़ते हैं? तो लाल केंचुओं के दांत नहीं होते हैं, अतः इनमें एक विशेष संरचना होती है जिसे गिजड़ कहते हैं, जो भोजन को पीसने से इनकी सहायता करता है। ठीक है ना। तो ये एक महत्वपूर्ण जानकारी है कि केंचुओं के क्या होते हैं? दांत नहीं होते, सबसे पहले महत्वपूर्ण बात। और इनमें एक क्या होती है? विशेष प्रकार की रचना पाई जाती है, इस रचना को कहते हैं गिजड़। और ये क्या करती है? भोजन को पीसने में इसकी क्या करती है? सहायता करती है। किसकी? लाल केंचुए की। अब कहते हैं लाल केंचुए किस प्रकार के कचरे को कंपोस्ट में परिवर्तित नहीं करते? लाल केंचुआ किस प्रकार के कचरे को कंपोस्ट में परिवर्तित नहीं करते? तो ये आपका प्रश्न हो गया। तो अब उसका उत्तर बता रहे हैं कि जो लाल केंचुए
अजय अजैव और निम्नीकरणीय कचरे को कंपोस्ट में परिवर्तित नहीं करते हैं, ठीक है ना। जो अजैव होता है, अजैव निम्नीकरण, उसको जो है कचरे में परिवर्तित नहीं करते और बाकी को कंपोस्ट में परिवर्तित कर देते हैं। जैव वाले को कहते हैं घर में बचे हुए भोजन का आप क्या करते हैं। तो भाई घर में बचे हुए भोजन को हम भूखे जीव जंतुओं को खिला देते, कोई खिला देते, कोई फेंक देते हैं। ये लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। अब पुनः चक्रण क्या है। तो घरों में उपयोग के बाद उपजे अवशिष्टों को पुनः फैक्ट्री में नए पदार्थों का बनकर आना और दोबारा उपयोग लायक बनाना पुनः चक्रण कहलाता है। देखिए बहुत सारा हमारे घर में कचरा होता है, प्लास्टिक होता है, और प्लास्टिक को बीन करके कबाड़ी की दुकान के माध्यम से वहाँ फैक्ट्री में पहुँचाया जाता है और पुनः उसके अच्छे अच्छे डिब्बे, अच्छे अच्छा सामान बन करके आ जाता है। तो उसी को क्या हम कहते हैं, पुनर्चक्रण कहते हैं। किन किन पदार्थों का पुनर्चक्रण होता है। तो प्लास्टिक, शीशा, रबड़ और धातुओं की बनी वस्तुओं का क्या होता है, पुनर्चक्रण होता है। तो नए पाठ के साथ फिर आपसे संपर्क करेंगे। आपको ये पाठ कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा, और किन किन विषयों पर आपको क्लास चाहिए ये जानकारी हमको अपनी दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में अपने मैसेज के माध्यम से। और फिर हम मिलेंगे नए वीडियो के साथ। नमस्कार, गुड नाइट।